दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको नहीं करना है। तो मैं ज़बरदस्ती क्यों कहूँ कि आपको करना ही करना है। आप बिना सब्सक्राइब किए ही मेरे वीडियोस देखते जाइए, एंजॉय कीजिए, नो प्रॉब्लम। एक डायरेक्टर है आदित्य धर, जिसने फिल्म उरी डायरेक्ट की थी। कई साल पहले वो फिल्म आई थी, तब से अब तक उस बेचारे को किसी हीरो ने चांस नहीं दिया कोई और फिल्म बनाने का। लेकिन अब डबल ढोल की रणवीर सिंह उसकी फिल्म कर रहा है, जिसका नाम है धुरंधर। धुरंधर एक बिल्कुल पक्का देसी नाम है। धुरंधर का मतलब है बलवान, महाबलवान, या ये कहिए कि सुपर हीरो। इस फिल्म में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है मुकेश अंबानी की कंपनी जियो का। जियो ने इस फिल्म के लिए बजट अप्रूव किया था 200 CR का, लेकिन ये फिल्म ओवर बजट हो गई है। अब इसका बजट हो गया है 250 CR, और जियो ने ये 50 CR एक्स्ट्रा देने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो जो 50 CR है वो आदित्य धर और रणवीर सिंह दोनों मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आदित्य धर और रणवीर सिंह 50 CR का जुआ खेल रहे हैं। अगर फिल्म हिट हो गई, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर लिया फिल्म ने, तो फिर इन दोनों को ये 50 CR वापसी मिल जाएगा। क्योंकि पहले जियो अपना पैसा रिकवर करेगा जो उन्होंने लगाया है 200 CR, और पीएनए पर लगेंगे कम से कम 30 CR। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट इंटरेस्ट के साथ बनती है तकरीबन 300 करोड़ प्लस। रणवीर सिंह डबल ढोलकी के साथ 300 करोड़ प्लस की फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिसकी पिछली 5-6 फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फिल्म रिकवर कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 100 CR, और 200 CR का नुकसान होगा। और अगर 200 CR का नुकसान होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर मानी जाएगी। और ऊपर से आदित्य धर और रणवीर सिंह ने 50 करोड़ का जुआ खेला है, लेकिन इन दोनों के पास कोई और चारा भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि रणवीर सिंह के साथ आज कोई भी बड़ी फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि रिकवरी नहीं होगी। आदित्य धर भी बेचारा उरी के बाद से वेट कर रहा है, कोई एक्टर उसकी फिल्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन दोनों के पास एक ही चारा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करें और रिस्क लें। तो जाहिर सी बात है इन्होंने रिस्क लिया है। एक और नेपो किड आमिर खान के बेटे जुनैद खान की एक लव स्टोरी फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसमें हीरोइन है बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर। साउथ की एक फिल्म है लव टुडे, और उसी का रीमेक है ये फिल्म। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो साउथ की फिल्म है लव टुडे, ये ऑलमोस्ट सभी जगह अवेलेबल है, जैसे कि OTT। इस फिल्म को बनाया गया है 30 CR में, और 25 CR में डिजिटल राइट्स बेच दिए गए हैं हॉटस्टार को, यानी कि डिजिटल राइट्स प्लस सैटेलाइट। लेकिन फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के लिए पीएनए का खर्चा करना पड़ेगा, जो कम से कम 10 करोड़ रुपए होगा। तो अगर आगे 15 करोड़ रुपए इस फिल्म को थिएटर से रिकवर करने हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को कम से कम 40 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म 40 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस नहीं कर पाएगी। मेरे हिसाब से ज़्यादा 10 से 15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर पाएगी, वो भी तब क्योंकि टिंगू भाई आमिर खान इस फिल्म का फुल टाइम प्रमोशन करेंगे। वो अपने बेटे के साथ शहर शहर घूमेंगे, सभी न्यूज़ चैनल्स पर जाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करेंगे। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि 15 करोड़ रुपए के ऊपर बॉक्स ऑफिस नहीं हो पाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि 2.5 फीट 3 इंच के बटले हीरो वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई है। लेकिन जितना आपका अंदाजा है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी फ्लॉप है। इंटरेस्ट के साथ इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 200 CR, और इस फिल्म का लाइफ टाइम थिएट्रिकल बिजनेस होगा मैक्सिमम 35 CR। 35 CR बॉक्स ऑफिस का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर का शेयर हुआ 15 CR, बच गए 185 CR। तो 185 CR कहां से आएंगे? जो डिजिटल राइट्स है, मुझे लगता है मैक्सिमम उनसे आ सकता है 50 CR। यानी कि पूरी रिकवरी करने के बाद भी इस फिल्म में जो लॉस होगा वो होगा कम से कम 135 CR का। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म 2024 की सबसे बड़ी फ्लॉप नहीं है, ये फिल्म सदी की एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही मैंने कह दिया था कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होगी, इसको कोई बचा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वरुण धवन की बेचारे की इतनी सी हाइट है, इतनी सी उसकी बॉडी है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं। आप मुझे बताइए, जब वो उछल उछल कर एक्शन करता है, किसको पसंद आएगा वो देखने में? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था वरुण से कि भाई साहब, जो रोल आप कर ही नहीं सकते, जिसमें आप ठीक लगते ही नहीं हो, आप वो रोल क्यों कर रहे हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि
अगर SRK ने एक एक्शन फिल्म की थी और वो बहुत बड़ी हिट हो गई थी तो आपकी फिल्म भी हिट होगी। अरे भाई, एक्शन हीरो बनने के लिए हीरो की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जैसे कि रणबीर कपूर की है, संजय दत्त की है, जॉन अब्राहम की है। आप उनके सामने खड़े होगे तो बच्चे लगते हो, फिर आपको एक्शन हीरो बनना है। तो कहने का मतलब यह है कि वरुण धवन ने अपना कैरियर तो खत्म किया ही है, लेकिन निर्माताओं का भी बहुत भारी नुकसान कर दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में अगर सबसे ज्यादा माल किसी ने कूटा है तो वो है एटली, क्योंकि उसकी फिल्म थेरी की रीमेक है ये फिल्म। तो उसके रीमेक्स राइट्स बेचे थे एटली ने 10 करोड़ में, और 10 करोड़ रुपए फीस लिए हैं उसने प्रेजेंटेशन की, यानी कि तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए कूट लिए हैं एटली ने, जबकि निर्माताओं को भारी नुकसान होगा। कल 2024 खत्म हो जाएगा, 2025 नया साल चालू हो जाएगा, और मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि आपके वो सभी सपने पूरे हो जाएं 2025 में जो आपने देखे हैं। अभी अभी खबर आई है कि वरुण धवन बेचारा डिप्रेशन में चला गया है, वो अपने घर में है, रजाई से बाहर नहीं निकल रहा है, और उसके माँ बाप, भाई, उसकी पूरी फैमिली उसके घर पर जमा है। फैमिली के सभी मेंबर वरुण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वरुण धवन जल्दी ही एक फिल्म करने वाला है जिसके निर्माता है टिप्स, और जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं वरुण धवन के फादर डेविड धवन। तो डेविड धवन वरुण को ये भी कह रहे हैं कि तू फिक्र मत कर, मैं फिल्म बहुत बढ़िया बनाऊंगा, वो फिल्म हिट हो जाएगी और तेरा कैरियर फिर से पटरी पर आ जाएगा। तू ऐसा मत सोच कि तेरा कैरियर ख़त्म हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वरुण सोच रहा है वही सही है, जो फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं वो सच नहीं है। हकीकत ये है कि वाकई ही वरुण का कैरियर ख़त्म हो गया है। अब वरुण के पास अपने बाप की तरह डायरेक्टर बनने के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं है, और इसकी वजह यह है कि वरुण को ना ही एक्टिंग आती है, ना ही बोलना आता है, ना ही वरुण की पर्सनैलिटी है हीरो जैसी। तो जाहिर सी बात है वो कामयाब हो ही नहीं सकता था, ये पॉसिबल ही नहीं था। आप सभी जानते हैं कि अदरक अब्राहम की पिछली 5-6 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं, और यही वजह है कि आज अदरक अब्राहम की वो 3 फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं जो काफी दिनों से बनकर तैयार पड़ी हुई हैं, क्योंकि उन फिल्मों के जो निर्माता हैं वो पीएनए का पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, जो तकरीबन 15 करोड़ रुपए होता है। उनका ऐसा मानना है कि अगर वो 15 करोड़ रुपए खर्च करेंगे पीएनए पर तो 15 करोड़ रुपए भी रिकवर नहीं होगा, तो फिल्म रिलीज करने का क्या मतलब बनता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड कितनी खतरनाक जगह है। यहाँ कभी भी किसी का भी कैरियर खत्म हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी का भी कैरियर बन भी सकता है। जॉन अब्राहम का कैरियर ऐसा खत्म हो गया है कि अब कोई भी जॉन अब्राहम को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी कॉरपोरेट जॉन अब्राहम के साथ किसी फिल्म को 15-20 करोड़ रुपए में भी बनाने के लिए तैयार नहीं है, और बस यही वजह है कि अदरक अब्राहम बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है। तो अदरक अब्राहम आदित्य चोपड़ा के चक्कर काट रहा है, आदित्य से 3-4 बार मिल चुका है। अदरक अब्राहम का ये सजेशन है आदित्य चोपड़ा को कि देखो भाई, मैं पठान में था, पठान बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो अब आप फिल्म पठान 2 बना लीजिए और उसमें जो मेरा रोल था उसको लेकर कहानी लिख दीजिए। और आप सभी जानते हैं मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर आदमी सपने देखता है। तो बेचारा अदरक अब्राहम भी सपने देख रहा है। उसको भी ऐसा लगता है कि अगर वो आदित्य को ऐसे सजेशन देगा तो आदित्य उसको मेन लीड में लेकर पठान 2 बना देगा। अरे भाई साहब, अदरक अब्राहम साहब, कुछ तो सोचिए, कुछ तो खौफ खाइए। मेरे भाई, ये बॉलीवुड है, यहाँ लोग सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते सूरज को सलाम नहीं करते। आप डूबते सूरज हो, आपकी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है आज बॉलीवुड में, आप इस बात को मान लीजिए। मैं कोरे कागज पर लिखकर दे सकता हूं आपको कि आदित्य चोपड़ा आपके साथ कोई फिल्म नहीं बनाएगा, बल्कि आदित्य चोपड़ा तो आपको पठान 2 में भी नहीं लेगा अगर तुमने थोड़े से भी नखरे किए तो मेरे ख्याल में आपने आदित्य चोपड़ा के पास जाना चाहिए, हाथ पैर जोड़ने चाहिए और उससे कहना चाहिए कि भाई साहब आप पठान 2 बना लीजिए, और जो भी मेरा छोटा मोटा रोल है वही मुझे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिसमस पर बेबी जॉन के डिसास्टर होने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि क्रिसमस बॉलीवुड के लिए अच्छा टाइम नहीं है। एक तरह से माना जाए तो क्रिसमस बॉलीवुड वालों के लिए पनौती वक्त है। डबल ढोल की रणवीर सिंह की फिल्म 83 क्रिसमस पर रिलीज हुई थी, सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। डबल ढोल की रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस भी क्रिसमस पर रिलीज हुई थी, फ्लॉप हो गई थी। शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी क्रिसमस पर रिलीज हुई थी,
फ्लॉप हो गई थी, और अब बेबी जॉन फ्लॉप नहीं हुई है बल्कि सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है, ब्लॉकबस्टर हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि कंटिन्यू 4 साल से क्रिसमस बॉलीवुड वालों को धोखा देता आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 के क्रिसमस पर कौन आएगा अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए, कौन रिस्क लेगा, जबकि उसको अच्छी तरह पता होगा कि पिछले 4 साल से क्रिसमस पर कोई भी फिल्म नहीं चली, तो उसकी फिल्म का चलना भी बहुत मुश्किल होगा। एक पहलवान है संग्राम सिंह, इसने पायल रोहतगी से शादी की है। मैं आपको ये बता दूं कि पायल रोहतगी को संग्राम सिंह से मिलाने वाला मैं हूं। संग्राम सिंह दिल्ली में रहा करता था, बेरोजगार था, बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं था, तो हम खान मार्केट में साथ में बैठे रहा करते थे। पायल रोहतगी भी मेरी दोस्त थी, तो पायल रोहतगी से संग्राम को मिलाने वाला मैं ही हूं। अब क्योंकि संग्राम सिंह बेचारा बेरोजगार था, कोई रोजगार नहीं था, खाने के भी पैसे नहीं थे, तो संग्राम सिंह बेचारा एक ऐसा घर ढूंढ रहा था जहां उसको कुछ ना करना पड़े और जिंदगी आराम से कट जाए। यानी कि वो एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जो कमाए और इसको जिंदगी भर बैठाकर खिलाए। और संग्राम से शादी करने से पहले पायल राहुल महाजन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ब्रेकअप हो गया था, तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड में भी ऐसा कोई दूसरा नहीं था जो पायल से शादी करता। एक कहावत है कि कोढ़ी को कोढ़ी 80 कोस पर भी ढूंढ लेता है, तो इन दोनों ने शादी कर ली। पायल रोहतगी को एक ऐसा लड़का मिल गया जो उसकी सेफ्टी के लिए उसके घर में रहे, और संग्राम सिंह को एक ऐसा घर मिल गया था जहां बिना कुछ किए जिंदगी आराम से कट सकती है। कहने का मतलब यह है कि यह शादी लालच की शादी थी, और लालच की शादी कब तक चल सकती है। तो अब दोनों में झगड़े होने लगे हैं। पायल ने संग्राम सिंह की क्या हालत बनाई हुई है, ये वीडियो आप जरा देख लीजिए। लिखे नहीं हो ठीक है, बट ऐसे बात करते हो औरतों के साथ। आपको मेरी आवाज नहीं पसंद है तो एक पशु से शादी कर लो ना। गांव में तुम्हारी घूंघट वाली, गांव में सब घूंघट वाली औरतें ही तो पड़ी हुई है तुम्हारे। और क्या है उनकी औकात, क्या है बच्चे पैदा करना और घूंघट करना और खाना बनाना। तो वैसी ही औरत उठा के ले आते ना। फिर मुझे टॉन्ट मत मारना, और मुझे टॉन्ट मत मारना। देख लिया आपने, पायल ने संग्राम सिंह की वो हालत की हुई है कि भाई साहब कुत्ते की भी औकात ज्यादा होती है, इस बेचारे की एक कुत्ते जितने भी औकात नहीं रही है। आप अंदाजा लगाइए जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। देश के इतिहास के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का इंतकाल हो गया है। उनको मेरी दिल से श्रद्धांजलि, और ये तो पक्का ही है कि वो सीधे स्वर्ग में ही जाएंगे। अगर मनमोहन सिंह जी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते तो फिर कौन जाएगा। मनमोहन सिंह जी वो इंसान थे जो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन जिंदगी भर उनके पास एक ही कार थी, मारुति 800। मनमोहन सिंह जी एक ऐसे सज्जन आदमी थे, ऐसे ईमानदार आदमी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी से 1 रुपया भी कभी नहीं लिया। और हिंदुस्तान के अकेले वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर थे जो गवर्नर भी रहे, जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे। मनमोहन जी हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। एक्चुअली जो 25 साल तक के बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं कि मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। मनमोहन सिंह जी के फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले हिंदुस्तान में एक ही स्कूटर हुआ करता था, चेतक, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। एक ही कार हुआ करती थी, फिएट, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। हिंदुस्तान में ब्रिज भी नहीं थे, सिग्नल हुआ करते थे, एक एक सिग्नल पर 15-15 मिनट तक खड़ा होना पड़ता था। और रोड्स पर तो इतना ट्रैफिक होता था भाई साहब कि अगर थोड़ी भी दूर जाना होता था तो 1 घंटा रोड पर लगता था। पूरे देश में 3-4 एयरपोर्ट थे, और एयरपोर्ट इतने गंदे थे कि जब आप एयरपोर्ट में जाते थे तो बदबू आती थी। पूरे देश में एक भी शॉपिंग मॉल नहीं था। और भाई साहब फास्ट फूड के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कि मैकडोनल्ड, KFC वगैरह वगैरह। फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते थे। हिंदुस्तान वालों ने इनको देखा ही नहीं था कि ये होता क्या है। जो आज हर दूसरा पत्रकार एक न्यूज चैनल खोलकर बैठा हुआ है और मनमोहन सिंह जी को गालियां देता है, वो भी नहीं हुआ करते थे। एक दूरदर्शन हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट, उसी पर खबरें देखी जाती थी और न्यूज़पेपर पढ़े जाते थे खबरों के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यंग जनरेशन के पास जो आज ये सब कुछ है, जो मॉडर्न हिंदुस्तान है, वो मनमोहन सिंह जी ने दिया है। बहुत सारे लोग ये जरूर कहेंगे कि भाई अब तो और ज्यादा तरक्की हो रही है। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई। जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है तो पहले नींव रखी जाती है, फिर फर्स्ट फ्लोर बनता है, फिर सेकंड फ्लोर बनता है, और फिर ऊपर के जो फ्लोर हैं वो फटाफट बनते चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है नींव रख दी गई, बिल्डिंग की शुरुआत हो चुकी, तो अब ऊपर के फ्लोर ही बनाने हैं, तो जो भी आता जाएगा वो ऊपर के फ्लोर बनाता जाएगा, बात खत्म। लेकिन किसी भी बिल्डिंग को बनाने का श्रेय तो उसी को जाएगा जिसने उस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत की थी, जिसने नींव रखी थी। लंदन में एक पत्रकार है जिसका नाम है हरमिंदर।
उसकी एक वेबसाइट है बॉक्स ऑफिस इंडिया। ये वेबसाइट क्या काम करती है? ये सिर्फ सभी फिल्मों का बिजनेस बताती है, सभी फिल्मों का कलेक्शन देती है। ये जो हरमिंदर है ये क्रिटिक नहीं है, ये दुनिया को ये नहीं बताता कि भाई कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी बुरी है, किस फिल्म को लोगों को देखना चाहिए किसको नहीं देखना चाहिए। ये बेचारा पत्रकार भी नहीं है, ये न्यूज़ भी नहीं देता कि भाई बॉलीवुड में क्या हो रहा है, कौन सी फिल्म बन रही है, या किस एक्टर ने किस फिल्म को साइन किया है, किस डायरेक्टर ने किस फिल्म को साइन किया है। कहने का मतलब ये है कि हरमिंदर का काम सिर्फ ये है कि वो बिजनेस बताता है। इसके बावजूद भी पूरा बॉलीवुड हरमिंदर का दोस्त है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बॉलीवुड वालों को हरमिंदर की दोस्ती क्यों चाहिए। करण जौहर ऑफिशियली ये कह चुका है कि वो अपनी किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले हरमिंदर से कॉल पर बात करता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर एक आदमी क्रिटिक भी नहीं है, पत्रकार भी नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस बताता है, और वो वही बिजनेस बताता है जो निर्माता उसको बताता है कि मेरी फिल्म ने ये बिजनेस किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉलीवुड वालों को उसकी दोस्ती चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो पूरा ट्रेड है वो ऐसा मानता है कि जो बिजनेस हरमिंदर ने बताया है वही सही है। हालांकि वो झूठा बिजनेस देता है, वो तो वही बिजनेस देता है जो निर्माता बताता है। जाहिर सी बात है करण जौहर जो बिजनेस बताएगा उसको वही वो देगा करण जौहर की फिल्म का। लेकिन क्योंकि ट्रेड इसके बिजनेस को फाइनल बिजनेस मानता है और उस बिजनेस के हिसाब से सैटेलाइट की वैल्यू तय होती है, डिजिटल राइट्स की वैल्यू तय होती है, तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड वालों को इस आदमी की दोस्ती सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि ये फेक कलेक्शंस दे सके। अगर किसी फिल्म ने 15 करोड़ का बिजनेस किया है तो 25 करोड़ का बताया जा सके और उसको लीगल तरीके से बताया जा सके। ये कहा जा सके कि देखो हरमिंदर ने 25 करोड़ बताया है तो हमारी फिल्म ने 25 करोड़ ही बिजनेस किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। हिंदुस्तान का रुपया कितना स्ट्रांग है, हिंदुस्तान के रुपए की क्या वैल्यू है, ये हर हिंदुस्तानी का मुद्दा है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी की जिंदगी इसी रुपए के साथ चलती है। मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान का रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। $1 86 रुपीस का हो गया है, और जब कभी $1 50 रुपए का हुआ करता था उस वक्त मोदी जी ने यह कहा था, जरा सुन लीजिए आप। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मैं यहां पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, लेकिन अगर रुपया कमजोर होता है तो हर हिंदुस्तानी का यह मुद्दा है, हर हिंदुस्तानी फकीरी की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इंतकाल हो गया है, तो मेरे ख्याल में हर हिंदुस्तानी को उनको श्रद्धांजलि देनी ही चाहिए थी। लेकिन बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने उनके लिए एक ट्वीट भी नहीं किया, एक ट्वीट भाई साहब, और ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मोदी जी ने खुद उनके लिए बहुत बड़ा ट्वीट किया, बहुत कुछ उनके बारे में लिखा, उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन कुछ एक्टरों ने बीजेपी के डर से उनके बारे में एक ट्वीट भी नहीं किया। मैं इन एक्टरों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जब मोदी जी ने खुद उनके लिए ट्वीट किया, जब बीजेपी के हर नेता ने उनके लिए ट्वीट किया, तो अगर ये कर देते तो मोदी जी इनसे कैसे नाराज हो जाते। और ऐसे ही एक्टरों में से एक है शाहरुख खान साहब। जब कभी मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त शाहरुख खान साहब ने बहुत कुछ कहा था। शाहरुख खान ने यह कहा था कि यह वक्त कमाल का वक्त है कि हिंदुस्तान का पीएम इतना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बना है, क्योंकि उस वक्त शाहरुख खान की दोस्ती हुआ करती थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। लेकिन आज शाहरुख खान साहब ने उनके लिए एक ट्वीट नहीं किया, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा गलत है। आप सभी जानते हैं कि 2012 से अब तक अनुपम खेर मनमोहन सिंह जी को गाली देते हुए आ रहा है। अनुपम खेर ने एक फिल्म बनाई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत मजाक उड़ाया था, मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत बुरा भला बताया गया था। लेकिन अब मनमोहन सिंह जी के मरने के बाद अनुपम खेर ने एक लंबा चौड़ा वीडियो रिलीज किया और उसमें बताया कि मनमोहन सिंह जी कितने ईमानदार आदमी थे, कितने अच्छे आदमी थे, कितने कमाल के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये देखकर बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उनमें से एक मैं भी था। बहुत सारे लोगों ने अनुपम खेर की खूब मां बहन की। बहुत सारे लोगों ने टकले उबले हुए अंडे अनुपम खेर से पूछा कि जब तूने सारी जिंदगी उनको गालियां दी तो आज ये मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है। ये गुड मैन, जेंटल, ब्राइट, ब्रिलियंट, काइंड, ईमानदार भी थे और
इकोनॉमी के लिए, उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया था। मैं आपको ये बता दूं कि अनुपम खेर भी डबल ढोलकी है, और जाहिर सी बात है डबल ढोलकी किसी भी इंसान पर आप यकीन नहीं कर सकते। डबल ढोलकी आदमी कभी भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा सुनने में आया है कि रोहित शेट्टी एक फिल्म बनाने वाले हैं जो बायोग्राफी है राकेश मारिया की। राकेश मारिया मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, और उसकी जिंदगी बहुत ही कमाल की रही। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में राकेश मारिया का रोल करेगा जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम के पास बेचारे के आज कोई फिल्म नहीं है। जॉन अब्राहम की 3 फिल्में बनकर पड़ी हुई हैं जो रिलीज नहीं हो रही है। तो अगर ऐसे वक्त में वाकई ही रोहित शेट्टी जॉन अब्राहम के साथ ये फिल्म बनाएगा तो जॉन अब्राहम के कैरियर के लिए ये एक तरह से संजीवनी बूटी होगा। बेबी धवन डिसास्टर हो गई है, वरुण धवन का कैरियर खत्म हो गया है, और इससे ये भी साबित हो गया है कि किसी भी डायरेक्टर का बेटा हीरो नहीं बन सकता, क्योंकि इससे पहले अनिल शर्मा का बेटा फ्लॉप हो चुका है, सुनील दर्शन का बेटा फ्लॉप हो चुका है, इंद्र कुमार का बेटा फ्लॉप हो चुका है, हरमन बावेजा का बाप भी एक डायरेक्टर है, वो भी फ्लॉप हो चुका है, महेश भट्ट का बेटा फ्लॉप हो चुका है, अब्बास मस्तान का बेटा फ्लॉप हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ये इतनी लंबी लिस्ट देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एक डायरेक्टर का बेटा एक्टर नहीं बन सकता। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राकेश रोशन साहब का बेटा ऋतिक भी तो एक्टर बना। मैं आपको ये बता दूं कि राकेश रोशन साहब बहुत बाद में डायरेक्टर बने। एक्चुअली राकेश रोशन जी अपने वक्त के एक अच्छे एक्टर थे। राकेश जी की कई फिल्में हिट थी, तो ऋतिक रोशन को डायरेक्टर का बेटा मानना बिल्कुल गलत है, वो एक एक्टर का बेटा है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।